के सराय बंदहा उनका ननिहाल था जहाँ पर पैदा हुए थे, और वो पूरी दुनिया घूमे और बाबा साहब से बहुत पहले 1936 में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था और बुद्ध धर्म पर ढेर सारी किताबें लिखे और तिब्बत से घूम करके जब आए तो घोड़े और खच्चरों पर लाद करके तथागत बुद्ध की तमाम उन किताबों को ले आए जो भारत में उपलब्ध नहीं थी। आगे 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जो माली जाति में पैदा हुए थे उनकी जयंती मनाई गई, देश में मनाई गई जगह जगह। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती हर गांव में मनाई गई और अभी 14 अप्रैल भर मनाई जा रही है। और ये 5 मई को तथागत भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, वैशाख पूर्णिमा है। वह जन्म लिए थे लुम्बिनी में 5 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन, वहां तक मनाई जाएगी। लेकिन अंतर ये है कि जब इस देश में तमाम गांवों से होली का जुलूस बंद हुआ, उसके बाद होली की जो मस्ती दिमाग में चल रही थी वो रविदास जयंती में आ गई और अम्बेडकर जयंती में आ गई। साल भर में रविदास जयंती जब आएगी तो वो होली वाला जो ज्वार है 90% लोगों के शरीर में उबड़ने लगता है और वह रविदास जयंती के नाम पर उस होली वाली मस्ती को पूरा कर लेते हैं और जो बच जाती है वो 14 अप्रैल को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद शांत हो जाता है। उसके बाद के कार्यक्रमों में वह संख्या नहीं दिखती है, जैसे क्रियावाद तमाम जगह। अभी कल भी एक जयंती थी हमारे यहाँ चकलाल चंद्र में जयंती मनाई जा रही थी। लोगों ने कहा कि संख्या बड़ी कम है। हमने कहा कि होली वाली जो मस्ती थी, होली वाला जो सिस्टम था वो तो निकल गया दिमाग से। तो आज ये महापुरुषों की जयंती को मैंने इसलिए बताया कि केवल एक जगह आप न रहिए। यह भारत देश एक अद्भुत देश है। इस देश में मानवतावाद की जो लड़ाई चली है उसमें बाबा साहब एक कड़ी है, उस कड़ी में लाखों लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं आया है, बहुत सारे इतिहास के पन्नों में नाम है, लेकिन हम बाबा साहब की जयंती भी इतने ढंग जातिवादी ढंग से मनाते हैं कि हम इतिहास के पन्नों को नहीं पढ़ना चाहते। हम ज्योतिबा फूले की जयंती में शामिल नहीं होना चाहते, हम राहुल सांकृत्यायन की जयंती में नहीं शामिल होना चाहते। हम अपने बाबा साहब के कदमों, उनके विचार को एक जाति विशेष तक रख करके उसको छोटे करने की कोशिश करते हैं। मूर्तियां तोड़ी जा रही है देश में, बाबा साहब तोड़ी जाती रही है, तमाम घटनाएं होती हैं। ऐसे दौर में जब हाथरस की घटना घटी हो, ऐसे दौर में जब घटनाएं महिलाओं के साथ रोज घट रही हैं, ऐसे दौर में जब बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ऐसे दौर में अगर जयंतियां मनाई जा रही है तो जयंती के मनाने वाले लोगों के कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि इन जयंतियों पर वह विचार विमर्श करे कि बाबा साहब का क्या सपना था, बाबा साहब क्या चाहते थे, किस लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया, किस लिए उन्होंने बलिदान किया। उन्होंने इसलिए नहीं बलिदान किया कि आप ग्रेट जाति के साथ ग्रेट चमार लिखें, इसलिए नहीं। अब बाबा साहब को उनके विचारों को छोटा किया जा रहा है और जो लोग इस देश में नफरत करते हैं, जातिवादी नफरत, उन लोगों के लिए मौका मिला। बाबा साहब ने एक जाति के लिए काम किया। बाबा साहब ने उस महान तथागत भगवान बुद्ध की विरासत को पकड़ा। पूरी दुनिया में भेदभाव हुआ है, लेकिन वो भेदभाव अलग ढंग का था, काले गोरों का था, दूसरे ढंग का था। लेकिन भारत में जो भेदभाव हुआ वो काले गोरों का नहीं था, वो जातियों का भेदभाव था। और वह ये तथाकथित विशेष धर्म का नाम लेकर के आया, वह ईश्वर के नाम पर आया, वह व्यवस्था के नाम पर आया। ईश्वर ने बनाया है कि महिलाओं पुरुषों से नीचे, ईश्वर ने बनाया है कि कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं। इसकी खंडन बाबा साहब से बहुत पहले तथागत भगवान बुद्ध ने एससी कम्युनिटी में, छोटी जाति में नहीं पैदा हुए थे, एकदम जाति के दायरे से अपनी लड़ाई को बाहर निकाले। जिस तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है वह क्षत्रिय राजवंश में पैदा हुए थे।
माँ बाप के इकलौते बेटे थे, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके और इस देश में मानवतावाद की अलग जगाई कि नहीं, मनुष्य मनुष्य और महिला पुरुष बराबर है। उसके लिए उन्होंने घूम घूम करके आजीवन संदेश दिया। और पहला जो भाषण दिया आपके बगल में, पहला उपदेश जो सारनाथ ने दिया तो 5 ब्राह्मणों को, वो 5 शिष्य उनके पहले मित्र ब्राह्मण थे। इसलिए एकदम जाति के दायरे से निकालिए चीजों को। उसके बाद लड़ाइयां चलती रही। अलग बात है कि बाद में फिर से सनातन ब्राह्मण धर्म वो षड्यंत्रकारी वो व्यवस्था धर्म के नाम पर फिर से स्थापित हो गई। संघर्ष लेकिन चलता रहा। बाद में ज्योतिबा फूले आते हैं, वही बुद्ध का जो विचार था मानवतावादी विचार, वो कबीर के रूप में आया, वो गुरु नानक के रूप में आया। क्या गुरु नानक की जयंती आप मनाते हैं? इसलिए नहीं मनाते हैं पंजाबी। बाबा साहब के मिशन से कहा आदमी, आप विचारों के कहा आदमी, आप तो इसलिए मनाते हैं। हम तो इसलिए मनाते हैं कि रविदास सिंह चमार जाति में पैदा हुए थे और बाबा साहब बाहर जाति में पैदा। लेकिन उन्होंने तो कबीर को गुरु माना, उन्होंने महात्मा बुद्ध को गुरु माना, उन्होंने फूले को गुरु माना। क्या हम महात्मा बुद्ध की जयंती मनाते हैं? फूले की जयंती मनाते हैं? नहीं मनाते। हम कबीर की जयंती मनाते हैं। मैं अपील करता हूँ इन सारे जयंतियों को जाति के दायरे से बाहर निकल के महापंडित राहुल तथागत भगवान बुद्ध से शुरू करके एक ऐसा वैचारिक हुआ संदेश जो तथागत बुद्ध ने दिया था, मानव मानव एक समान है, स्त्री पुरुष एक समान है, जिसको कबीर साहब ने आगे बढ़ाया, जिसको गुरु नानक ने आगे बढ़ाया, जिसको ज्योतिबा फूले ने आगे बढ़ाया, जिसको आगे चल करके राहुल सत्यान से लेकर के और तमाम कवियों नागार्जुन जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया जो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ। ये मुझे बताइए कि महापंडित राहुल सत्यान के पंडित जाति में पैदा हुए तो उनको बौद्ध धर्म लेने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? ये सवाल घर लेकर के जाइएगा। महाकवि नागार्जुन भी ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे, उनको बौद्ध धर्म लेने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी? इस सवाल पर जुड़िएगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो विचार था जाति मुक्त मानवतावादी समाज बनाना, वो चाहते थे कि हिंदू जो सनातन धर्म है वो सुधर जाए। उसके लिए उन्होंने कालाराम मंदिर का आंदोलन किया, महार तालाब का आंदोलन किया, उनके हाथ पैर टूटे, उनके साथियों को चोटें आई। तब उन्होंने लिखा, क्या लिखा? मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा कि अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी यह बीमारी दूसरे भारतीयों की भी और उनकी यह बीमारी उच्च भारतीयों की खुशी एवं स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है, पूरे भारतीयों की खुशी एवं स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मानसिक बीमार, मजहब के नाम पर, ईश्वर के नाम पर पूरा देश मानसिक बीमार है और इस तरीके की मानसिक बीमारी है कि महिला पुरुष को बराबर नहीं समझता, इंसान इंसान को बराबर नहीं समझता। इसलिए उन्होंने कोशिश किया हिंदू कोड बिल वो लाए तो केवल छोटी जातियों की महिलाओं के लिए नहीं लाए, वो तो पूरे भारत में सभी समाज की महिलाओं के लिए लाए। उन्होंने एक जाति के लिए, कुछ जातियों के लिए काम नहीं किया, क्योंकि जातिवाद की समस्या, महिला पुरुष की गैर बराबरी की समस्या इस देश की समस्या। उसने इस देश के लिए काम किया और सभी देश को, जो भी देशभक्त है, जो देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो उनके लिए बाबा साहब उनके नायक हैं। जाति की समस्या हमारी नहीं है, इस देश के सभी जाति जो तथाकथित उच्च जातियां हैं उनकी भी समस्या। अगर वो सामाजिक है, अगर वो देशभक्त है तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है इस देश की बीमारी को समाप्त करके सभी जातियों के दिमागों में जो ये बीमारी बैठी हुई है उसको समाज करें, तभी वो सामाजिक कहेगा, तभी वो देशभक्त कहेगा, क्योंकि देश लोगों से बनता है। अगर किसी देश में जाति की बीमारी है, अगर महिला पुरुष के भेदभाव की बीमारी है, जाति उत्पीड़न की बीमारी है, उस देश में रहने वाले लोग देशद्रोही हैं। बाबा साहब ने यही कहा था कि भारत में राष्ट्रवाद की परिकल्पना तब तक साकार नहीं हो सकती, भारत में लोकतंत्र तब तक नहीं साकार हो सकता जब तक जातियां कायम है, क्योंकि जातियां रहेंगी तो लोकतंत्र का जो आदर्श है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व, लोकतंत्र के 3 नारे हैं, समता स्वतंत्रता बंधुत्व। ये बताइए जब तक कोई आदमी समझेगा कि हम ये जाति का है तो दूसरे जाति को क्यों बराबर समझे? वो लोकतंत्रवादी है, वो इस देश का देशभक्त है, वो
सामाजिक भी नहीं है। इसलिए इस देश को बेहतर बनाने की लड़ाई जो तथागत बुद्ध से शुरू हुई थी, जो फूले पेरियार बिरसा मुंडा से आगे बढ़ी, उस लड़ाई की, उस श्रृंखला की उस कड़ी के नायक बाबा साहब अम्बेडकर हैं। वो चाहते थे कि इस देश में मानवतावादी समाज बने, और मानवतावादी समाज बनाने के लिए उन्होंने इस देश में उस शाक्य मुनि, उस क्षत्रिय राजवंश में पैदा हुए महामानव, उस तमाम जो ब्राह्मण समाज के जो उनके शिष्य थे, उन लोगों द्वारा स्थापित बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि यही धर्म पूरी दुनिया का मानवतावादी धर्म है और यह भारत की असली पहचान है। इसलिए भारत की असली पहचान को सबको स्वीकार करना चाहिए, और फिर उसके आगे की लड़ाई समता समानता और बंधुत्व की लड़ाई तब आगे बढ़ पाएगी, सामाजिक बराबरी मिल जाएगी। मजहबी आधार पर जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो लोगों का दिमाग गैर बराबरी का शिकार है, वह मजहबी आधार पर अगर बाहर निकलते हैं, अगर इस सामंतवादी भारतीय सामंतवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता से बाहर निकलते हैं, तभी वो लोकतंत्रवादी हो सकते हैं, तभी वो समाजवादी हो सकते हैं, तभी वो किसी प्रकार के वादी हो सकते हैं। जब तक वो नहीं निकलते हैं, तब तक वो कहीं न कहीं, अगर वो एक आदमी परिवार का निकल गया, खूब बढ़िया भाषण दे रहा है, और पूरा परिवार अगर वो सनातनी है, तो वह कैसे जो है समतामूलक हो सकता है? इतना दुर्गा लोग क्या कर लेंगे? इसलिए उन्होंने पहला कदम बुद्ध का उठाया कि हमें इस देश में तथागत बुद्ध के मानवतावाद को स्थापित करना है। वो एक धर्म नहीं है, वो मानवतावादी जीवन शैली है, उसको अपनाया। और आगे उन्होंने कहा आर्थिक गैर बराबरी कैसे खत्म होगी। महाराष्ट्र में मजदूर अधिवेशन के अध्यक्ष भाषण जब उन्होंने दिया, तब उन्होंने कहा कि मजदूरों का राज स्थापित होना जरूरी है। इस देश के दो दुश्मन हैं, पहला ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद। ब्राह्मणवाद से आप निपट लेंगे, लेकिन पूंजीवाद से तब निपटेंगे जब सभी जातियों के मजदूर, किसान, कमाने खाने वाले लोग इस देश के पूंजीपति राज के खिलाफ लड़ाई छेड़ेंगे। आज तो अडानी पूंजीपति राज के रूप में अडानी मोदी के सर पर चढ़कर बोल रहा। आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी जमीन अडानी अंबानी को बेच दी जाएगी। इसी खतरे को बाबा साहब ने मुंबई के मजदूर अधिवेशन में कहा था। इस देश के दो दुश्मन है, एक ब्राह्मणवाद, एक पूंजीवाद, एक मनुवाद, एक पूंजीवाद। तो ब्राह्मणवाद पूंजीवाद से आप लड़िए, आगे बढ़िए, जातिवाद को समाप्त कीजिए, लेकिन पूंजीवाद के खिलाफ अगर लड़ाई नहीं छेड़ते हैं, उसके लिए अगर शिक्षित नहीं होते हैं, उसके लिए भी अगर संगठित नहीं होते हैं, तो एक दलदल से निकल करके एक दूसरे दलदल में वहां पहुंचेंगे, जहां दिन भर जाकर फेरने के बाद, दिन भर फैक्ट्री में खटने के बाद भी आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती। उस खतरे को बाबा साहब ने मुंबई के मजदूर मिलों में देखा था। हम मजदूर अधिवेशनों में जाकर के मजदूरों की दुर्दशा को देखा था। हमारे भाई जो मुंबई से लेकर के तमाम शहरों में उस मजदूर पूंजीवादी शोषण का शिकार हो रहे हैं, उसके शिकार आप भी हैं। उस शिकार से बचने के लिए बाबा साहब ने संविधान सभा में एक मेमोरेंडम दिया। रमश्रीवाल साहब ने कहा, बाबा साहब संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के बाद भी उन्होंने एक ज्ञापन दिया था। कितने लोगों को पता? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबा साहब ने एक ज्ञापन दिया था, और उस ज्ञापन में जो बातें लिखी गई है, भारत के संविधान में इसको शामिल किया। लेकिन जब ज्ञापन राजेंद्र प्रसाद ने पेश किया, तो संविधान सभा का जो बहुमत था, कौन बहुमत था? पूंजीवादी बहुमत। पूंजीपतियों के एजेंट बैठे हुए थे बड़े पैमाने पर। उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उस किताब के रूप में उस प्रस्ताव को, उस ज्ञापन को बाबा साहब ने राज्य और अल्पसंख्यक पुस्तक के रूप में छपवा करके पूरे देश में बांटा। मैं आपसे अपील करूंगा, उस राज्य और अल्पसंख्यक पुस्तक को पढ़िए। उसमें बाबा साहब ने कहा कि सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, शिक्षा का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, और भूमि का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। पूरी जमीन न किसी के पास 1 बिस्वा रहेगी, न 10 बीघा रहेगी, न 100 बीघा रहेगी। पूरी जमीन सरकार की होगी, और सरकार खेती कराएगी। उसमें हर जातियों के लोग मजदूर होंगे, हर जातियों के लिए कलरगर, कर्मचारी, मैनेजर होंगे। शायद ये व्यवस्था होती कि ये जातिवाद खत्म हो जाता। 2 पीढ़ी के बाद हमें याद नहीं रहता कि हमारे दादा किस पीढ़ी के थे, क्योंकि तब भाऊ साहब भी मजदूर हो जाते और मैनेजर हो जाते, और चमार साहब भी मजदूर और मैनेजर हो जाते। लेकिन वो बाबा साहब का जो मेमोरेंडम था वापस कर दिया गया। उसके बाद अंतिम भाषण में बाबा साहब ने कहा कि मैं एक किराए का लेखक था,
ये संविधान अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम चाहते थे। तो राज्य और अल्पसंख्यक को पढ़िए और बाबा साहब की अधूरी लड़ाई जो समाजवाद की ओर ले जाती है, जो पूंजीपति वर्ग के राज के खात्मे की बात करती है, उस लड़ाई की ओर आगे बढ़िए और जाति मुक्त भारत के सपने को साकार कीजिए। और सपना ये साकार होगा तभी बाबा साहब की जयंती मनाने की सार्थकता होगी, अन्यथा नाच गा के घर चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अपने घर में पुस्तकें स्थापित कीजिए। मैं कहता हूँ ये जयंती मनाते आप लोगों को 20-25 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए, कितनी पुस्तकें आपने खरीदा? बाबा साहब की आपके घरों में कितनी पुस्तकें हैं? डॉक्टर अनिल सतगोपाल जो आंध्र प्रदेश के इंजीनियर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब की एक किताब जाति उन्मूलन, जाति विच्छेद, ये मेरे लिए ये गीता और पुराण है। मैं इसको बैग में रखता हूँ। मैं पूछता हूँ कितने लोगों के घरों में जाति उन्मूलन है और कितने लोगों ने पढ़ा? अगर नहीं है तो ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, अपने बेटे बेटों परिवार के साथ बैठ के पढ़िएगा और पढ़ाइएगा। और हर जयंती, हर महीने या हर जयंती पर कुछ किताबें खरीदिए और तमाम कैलेंडर से छांट लीजिए। केवल बाबा साहब की जयंती नहीं, फूले की जयंती। अभी 26 जून को साहू जी महाराज की जयंती है। साहू जी महाराज कुर्मी जाति में पैदा हुए थे, इसलिए कुर्मी लोग तो मनाएंगे, बकिया लोग नहीं मनाएंगे। साहू जी महाराज, अनिल सतगोपाल कहते हैं कि भारत में सबसे पहली और सबसे अच्छी शिक्षा नीति कोल्हापुर के स्टेट साहू जी महाराज ने दिया था। वह शिक्षा नीति अगर भारत सरकार में दम है तो लागू कर दे, लागू करते अगर दम है तो, और लागू करके देखे कि क्या रिजल्ट निकलता है। साथियों, मैं आप सबको एक बार मुझे बोलने का आप लोगों ने अवसर दिया, आप सबको धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए यह उम्मीद करता हूं कि इस बाबा साहब की क्रियावाद में जो जयंती मनाई जा रही है, इसकी सार्थकता निकलेगी। हम जाति उन्मूलन और जाति विनाश की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और इस देश में सरकारीकरण, क्रियावाद का आंदोलन ऐसा फिर न किसी को झेलना पड़े। इसलिए बाबा साहब का सपना जो सरकारीकरण था, सार्वजनिकरण था, यानी समाजवाद की ओर ले जाता है, मजदूर राज की ओर ले जाता है, उस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। और हर महिला, पुरुष, बेटी, बेटा, बूढ़े, जवान अपने अलग अलग संगठनों में संगठित होंगे। केवल नारा नहीं देंगे, शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करो, उसको साकार रूप में आगे बढ़ेंगे और शामिल हो जाएगा। कल से किसी संगठन की पर्ची कटा लीजिएगा और घर से झंडा डंडा लेके आगे निकलिएगा। जय हिंद, इंकलाब।